यूएस हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट फॉर्मली शुरू करने से पहले आई वुड बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। आप लोग जिनके कैमरास ऑन नहीं है, प्लीज टर्न योर कैमरास ऑन। अच्छा जी। For CSS and PMS, this is a very often opted subject. Every year, a large number of students they opt this subject. ठीक है जी. Um, and the reason for opting this subject, there are multiple reasons. Stating a few, first of all, um, in competitive examinations, जी हमें जब हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज कर रहे होते हैं तो उसमें एक फैक्टर जो बड़ा अहम फैक्टर होता है, दैट इज द कंटेंट ऑफ द कोर्स। एक कोर्स में रख लूं आया कि वो कोर्स कितना लंबा है, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कवर दैट सब्जेक्ट इन द गिवन टाइम पीरियड। जैसे इंडो पाक हिस्ट्री की मैं एग्जांपल ऑफन जो ना कोट करता हूँ, इट्स नॉट the intention is not to discourage the students to opt into Pak history, but the thing is कि इंडो पाक हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आम तौर पे बारे में ख्याल ये किया जाता है, और मेरा भी ही ख्याल है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल इसके बाद आप लोगों से कोट करता हूँ कि ये ऐसा सब्जेक्ट है इंडो पाक हिस्ट्री के जिसे आप कहें कि 7-8 माह, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दे टेक 7 to 8 months फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सच एग्जामिनेशंस। ठीक है जी। नॉर्मल परसेप्शन ये होती है कि इंडो पाक हिस्ट्री 7-8 महीने में नहीं तैयार होता, और एक्चुअली नहीं तैयार होता। आप कर भी लें तैयार तो आप यू हैव टू स्किप ह्यूज चंक ऑफ द सिलेबस। ठीक है, क्योंकि नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, इतनी जो ना वो लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जो ना, तो उसके इम्पोर्टेंट एरियाज भी कुछ ऐसे हैं जो कि आप स्टूडेंट्स नॉर्मली जो ऑप्ट करते हैं वो बस वही इंपॉर्टेंट एरियाज जो है तैयार करते हैं। तो ये कोई बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती पेपर तैयार करने की कि आप एक सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है तो आप उसका सिलेबस भी पूरा ना तैयार करें, जो एफपीएससी का रिकमेंडेड सिलेबस है वो भी आप जो है ना पूरा ना तैयार करें। ठीक है जी। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द इंडो पाक हिस्ट्री, इट बेसिकली इट हैज अ वेरी कंसाइज सिलेबस। कोई बहुत लंबी चौड़ी वसीओ अरीज जो है ना तारीख नहीं है। सीधी सादी यूएसए की जो है ना तारीख है। अभी 46 प्रेसिडेंट आए हैं हमारे, जो बाइडेन। ठीक है जी। 45th 45th तक हम इसको ब्रीफली देखेंगे। ठीक है जी। तो इसमें पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज, जो इम्पोर्टेंट चीज दूसरी है कि जी दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसको वेटेज दी जानी चाहिए इन द चॉइस ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, दैट इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ ऑप्शनल्स। Now what is integrated approach? By integrated approach I means कि वो सब्जेक्ट रखें जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। ठीक है, मेन मसला, मेन प्रॉब्लम तो कंपलसरी का होता है ना। तो डू गो फॉर दोज सब्जेक्ट्स, डू चूज दोज सब्जेक्ट्स विच बेसिकली असिस्ट यू इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, यूएस हिस्ट्री इट इज सच अ सब्जेक्ट कि अब यूएस यू नो दैट इज अ मेजर सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। यूएस के जो अफेयर्स हैं, यूएस की फॉरेन पॉलिसी जो है, यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है, यूएस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यूएस का जो रोल इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है जी, वो करंट अफेयर्स का एक अहम हिस्सा हमारा होता है। इकोनॉमिक डिप्रेशन को इसको हम अभी देखना शुरू करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा सर, बेसिकली तीसरा आई शुड पॉइंट फिर हैव, क्या बताया आपने? एक मिनट, I should have brought the syllabus in front of you, so कि ताकि आप लोगों को ना समझ बेहतर आती है। बस मुझे एक सिलेबस की स्क्रीन शेयर करने दें। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया है कि कुछ अहम टॉपिक्स हैं जिनसे क्या होता है कि जिनसे
पेपर प्रिडिक्टेबल हो जाता है। मैंने बताया कि सिविल वॉर में से सिविल वॉर बड़ा अहम हिस्सा है यूएस की तारीख का, ग्रेट डिप्रेशन बड़ा अहम हिस्सा है, सिविल राइट मूवमेंट बड़ा अहम हिस्सा है। अरूज, आई विल गेट बैक टू यू, आपका क्वेश्चन मैं देता हूं, मैं ये थोड़ी सी बेसिक बात खत्म कर लूं, ठीक है। यहां से ये देखें जो है सिविल वॉर, जंग अजीम में यूएस का रोल, जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दो। अब ये इसने सिलेबस में डाल के ना आप लोगों पे और हम सब पे जाना बड़ा आसान कर दिया। सिविल वॉर्स अगर आप जो है ना वो पढ़ रहे हैं जी, सीएसएस की तैयारी की है, सिविल वॉर जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम के बारे में आपको आइडिया नहीं है, सिविल वॉर बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, उसका आपको आइडिया नहीं है तो बड़ी ज्यादती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये जो टॉपिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, इट्स सेलिएंट फीचर्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल, दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है जी। ये उसके अलावा मैं आपको यहाँ से और बताऊं पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या क्या ओवरलैप करता है। ये सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे और करता है जी, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस कांग्रेस एंड इट्स मैंडेट, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है जी। ये जो ग्रीन में मैंने किए हैं दे डू ओवरलैप विद पॉलिटिकल साइंस। अब मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर से क्या क्या चीजें यहाँ पे, करंट और पाकिस्तान कलेक्टिवली क्या क्या चीजें ओवरलैप करती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स रोल इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सीरियन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो है ना यमन वॉर हो गई, यमन वॉर में डायरेक्टली रोल तो नहीं है यूएस का लेकिन इनडायरेक्ट रोल बनता है। उसके अलावा जी अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अभी जो बहुत अहमियत का हामिल है अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के बाद। तो आ, हम ये सब कुछ देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें क्या रोल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें जी, सिविल राइट मूवमेंट, इसकी भी अभी करंट डायमेंशन बनती है, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, द ग्रेट डिप्रेशन, ये ग्रेट डिप्रेशन जिसकी मैंने अभी बात की थी, इसको अभी भूल जाएं, सिर्फ अभी नाम याद रखें, इसको हम आराम सुकून से जाके ग्रेट डिप्रेशन की क्लास में इसको डिटेल से जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन अब क्या था जी, ग्रेट डिप्रेशन वाज इकोनॉमिक क्रंच, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो यूएसए में आई थी, उसको रिजॉल्व किस तरह से किया गया जी, न्यू डील प्रोग्राम से, न्यू डील प्रोग्राम से उसको रिजॉल्व किया गया, ठीक है। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस बनती है क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन है उसको कुछ एनालिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट वो लिंक करते हैं जो पोस्ट पैंडेमिक डिप्रेशन दुनिया पे आएगा, ठीक है। अभी तो पैंडेमिक चल रही है, उस तरह से डिप्रेशन फील नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जी, ग्लोबल परसेप्शंस ऑफ यूएसए, ये भी इन वन वे और इन अनदर करंट अफेयर से लिंक करता है कि जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं वो यूएसए के बारे में किस तरह की परसेप्शन रखते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मुस्लिम दुनिया में हम देखें तो एंटी अमेरिकनिज्म, ठीक है, एंटी यूएस सेंटिमेंट पाई जाती है। इसी तरह हम साउथ अमेरिका में देखें, जो है लैटिन अमेरिका में देखें, सेंट्रल अमेरिका में देखें, तो एक एंटी यूएस सेंटिमेंट वहां भी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है वो बात की बात है, उसको हम देखेंगे। चाइना की परसेप्शन देखें तो चाइना में जो है ना, इट basically considers the Chinese, they consider the USA as a regressive world power, कि वो यूएस की पॉलिसीज को जो है ना वो दे से कि यूएस, the US policies they are only based on realism, ठीक है। यूएस only secures its own interests, USA exploits other states, and it does not, its policies they are not based on multipolar world order. USA just wants to maintain the status quo by maintaining its hegemonic designs all across the world, ठीक है। तो ये बाद में देखेंगे कि जो है ना ग्लोबल परसेप्शंस यूएसए के बारे में जो है ना वो जो डिफरेंट मुल्क हैं वो क्या सोचते हैं, ठीक है जी। वॉर ऑन टेरर एंड रोल ऑफ पाकिस्तान एंड यूएसए, अब ये भी जी एक बड़ा अहम जो है वो करंट इशू का जो ना टॉपिक है। अब ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी आप लोगों ने देखना है, इंग्लिश ऐसे में भी आप तैयार करते हैं, वॉर ऑन टेरर, ठीक है। वॉर ऑन टेरर तो आप नहीं छोड़ते ना, ऐसे एक दफा आया भी हुआ है, द वॉर ऑन टेरर इज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। वॉर ऑन टेरर जो यूएस ने स्टार्ट की, जिसे पाकिस्तान
ने जो वो है 9/11 के बाद पाकिस्तान उसका जो है ना साथी जो है ना वो बना इन वॉर ऑन टेरर, तो उसको भी यहाँ पे जो है ना कवर किया गया है। ठीक है जी, तो ये यूएस का ऊपर वाला जो सारा पार्ट है वो यूएस की हिस्ट्री है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये देखें सिविल वॉर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल वॉर इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ एंड साउथ कह रहा हूँ जो ना, ये नॉर्थ एंड साउथ ही बेसिकली होता है, लेकिन यहाँ पे इसको ईस्ट जो लिखा हुआ है वो इसको जब साउथ सिविल वॉर देखेंगे तब जो है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूएसए जब मौरज़े वजूद में आया, जब जो है ना दुनिया के नक्शे पे यूनाइटेड स्टेट्स उभरा, तो यूनाइटेड स्टेट्स की 13 रियासतें थी सिर्फ। तो आज यूनाइटेड स्टेट्स की 50 रियासतें हैं। तो ये हम उसका जो है ना एक्सपेंशन का जो है ना जर्नी देखेंगे कि 13 रियासतों से 50 रियासतें किस तरह जो है ना बनी। ठीक, फिर हम यूएसए को देखेंगे व्हेन यूएसए वाज अंडर द थंब ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, कि जब मुत्तहिदा हाय अमेरिका इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वो बर्तानिया के जब कंट्रोल में था, जब जो है ना बर्तानिया के बादशाह के कंट्रोल में था, तो तब वहां पे जो है ना सूरत हाल क्या थी, और फिर किस तरह से जो है ना यूएस इंडिपेंडेंट हुआ यूके से। ठीक है जी, फिर आगे ये आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। एंशियंट टाइम्स को हम देखेंगे, आज की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आइस एज के बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना कि हाउ द ह्यूमंस दे यूज्ड टू सर्वाइव। आइस एज जब खत्म हुई, आइस एज के बाद ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हुई, ब्रॉन्ज जो है ना डिस्कवर हो गया। इसको ना थोड़ा सा चले मैं इसको थोड़ा सा हम वो सिस्टमेटाइज कर लेते हैं। ये देखें जरा, अभी आपका जो सवाल था ना उसका आंसर देने के लिए मुझे ये सब कुछ जो है ना करना पड़ रहा है, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। अच्छा जी, प्री हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, प्री हिस्टोरिक एरा चलें बोल लेते हैं इसको, कि तारीख जो कि जो है ना वो कलम के डिस्कवर होने से पहले का इरा, जब तारीख जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, तारीख जो है ना वो किताबों की फॉर्म में, बुक फॉर्म में, लिखी हुई फॉर्म में हमारे पास वजूद नहीं थी। फिर जी पेन जो है वो डिस्कवर हुआ, और हिस्टोरिक एरा कि जिन तारीख का हमें कुछ रिकॉर्ड मिलता है। और हिस्टोरिक एरा में मैंने आपको बोला कि जी जो है ना वो दुनिया की जो तहजीब स्टार्ट होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मेसोपोटामिया। अब यही जो है ना वो आपका सवाल था, उस पर मैं बाद में आता हूँ। ठीक है जी, अब ये जो प्री हिस्टोरिक एरा है ना, इसको भी हिस्टोरियंस ने स्प्लिट किया हुआ है इन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है जी, जिसमें आइस एज आती है, स्टोन एज, फिर स्टोन एज के बाद जी ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज के बाद अब आगे जो है मेरे पास स्पेस नहीं है, आप एक और ऐड कर लें जी, दैट वाज आयरन एज, दैट वाज यस आयरन एज। ठीक है जी, अब देखें जरा, हेरा स्पेसिफिकली आई एम एड्रेसिंग टू यू, डू फोकस ऑन इट। अब हो क्या रहा है जी, यस सर, मैं नोट कर इस टाइम पीरियड तक ना, इस टाइम पीरियड तक जो है ना दुनिया को हम क्या कहते हैं जी, द वर्ल्ड, दुनिया के जो टेम्परेचर दे वर एक्सट्रीमली लो। दुनिया का जो है ना ग्लोबल फ्रीजिंग का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है, ग्लोबल फ्रीजिंग का टाइम पीरियड स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ, जो दुनिया के समंदर थे ना, जो दुनिया के ओशंस थे, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, दे वर फ्रोजन इनटू आइस शीट्स। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, अभी तक ना कोई हमारे पास लोगों का रिकॉर्ड नहीं है कि यहाँ पे लोग आके सेटल हुए, यहाँ पे लोग आबाद हुए, क्योंकि इस इन सर्कमस्टांसिस में कहीं पर भी आबादकारी पॉसिबल ही नहीं थी। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में जाके आबाद हो जाना पॉसिबल ही नहीं था। टेम्परेचर इतने लो थे, मजीद टेम्परेचर लो होते जा रहे थे। एक पर्टिकुलर जगह पे जाके लोगों ने जो है ना मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल कहें एक माह के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल वहां पे जो है ना उन्होंने स्टे किया, उसके बाद वहां से जो है ना वो उठे और कहीं और माइग्रेट कर गए। उसके बाद आई थी स्टोन एज। स्टोन एज के जब स्टोन जो है ना डिस्कवर हुआ, स्टोन डिस्कवर हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ह्यूमंस एडवांस होना स्टार्ट हुए। दे स्टार्टेड मेकिंग स्टोन होम्स, दे स्टार्टेड मेकिंग स्टोन, स्टोन एज डिस्कवर होने के बाद आपको पता है जो है ना वो व्हील, स्टोन व्हील्स जो है ना बनाना लोगों ने स्टार्ट कर दिए, तो थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई। लेकिन स्टिल अभी तक द ह्यूमंस वर द हंटर गैदरर्स।
हंटर गैदरर्स का मतलब होता है कि वो बारबेरियंस थे, वो इधर उधर जो है ना वो माइग्रेट करते रहते थे, वो एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी जो है ना वो आबादी बना के, ये नहीं कहते थे कि अच्छा ये हमारी आबादी है, अब हमने पूरी जिंदगी यहीं रहना है, ठीक है। एग्रीकल्चर का कोई जो है ना जमाना नहीं था, ठीक है। खाना उगाया नहीं जाता था, सिर्फ जानवरों को जो है ना हंट किया जाता था और खाना खाया जाता था, और अपना पेट जो है ना वो फुल किया जाता था, और आबादकारी कहीं नहीं थी। फिर उसके बाद आई जी ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज क्या थी? जब दुनिया में ब्रॉन्ज, इंसानों ने ब्रॉन्ज जो है ना डिस्कवर कर लिया। ब्रॉन्ज डिस्कवर कर लिया, तो ब्रॉन्ज डिस्कवर करने के बाद क्या हुआ जी, मजीद एडवांसमेंट थोड़ी स्टार्ट हुई, जो टूल्स वगैरह थे वो थोड़े मजीद एडवांस हुए, ठीक है। उसके बाद आती है जी आयरन एज। अब आयरन एज के बाद हमारा स्टार्ट होता है जी हिस्टोरिक एरा। आयरन एज के बाद मजीद एडवांसमेंट्स हुई, आयरन जो है ना डिस्कवर हो गया, लोगों ने जो है ना वो आयरन से मजीद जो है वो एडवांस किस्म के जो है ना हंटिंग के टूल्स बनाना शुरू कर दिए। तो फिर ये एक जो है ना सेटअप आया कि जो मेल हजरात थे, मेल हजरात की जिम्मेदारी आई कि जी आप जरा जो है ना आयरन का इस्तेमाल जो है ना वो करें, और जो है ना वो बाहर जाके खाना वगैरह जो है ना लेकर आए, हंटिंग वगैरह जो है ना करें। और जो फीमेल्स थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि यू विल स्टे इन वट एवर प्लेस यू कॉल योर होम, और वो होम स्टिल दे आर नॉट परमानेंट, ठीक है। दुनिया की पहली जो परमानेंट आबादकारी बनाई गई, दैट व्हेन आई से दैट इज इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मैंने बताया कि दैट इज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, जहां से इंसानी तहजीब उभरी। अच्छा जी, तो क्यों वहां पे बनाई गई? कि व्हेन ह्यूमंस, अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई डू नॉट नो कि विच ग्रुप ऑफ पीपल, नो हिस्टोरियन नो कि कौन से लोग वहां पे गए, ठीक है। इस्लाम में हम देखें तो हमें जो है ना वो बनी इसराइल की जो है ना एग्जाम्पल मिलती है, ठीक है। ये वो बनी इसराइल का ही जो है ना वो जो है ना उनके एरियाज की बात हो रही है। ये हो इन अमेरिका यूजिंग द बोट्स, एंड व्हाट दे हैव क्रॉस्ड, दे हैव क्रॉस्ड अटलांटिक ओशन, ठीक है जी। जी क्या समझ आई है आपको जो है ना? कौन जो है ना वो बताएगा जो है ना अटलांटिक थ्योरी का एक लाइन में खुलासा? जी अरूज आप जो है ना वो बताएंगे जो है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? जस्ट गिव मी अ ब्रीफ समरी, जी नॉट सर। वेरी एग्जैजरेट कहते हैं जी। हेरा खलील आप बताएं, जल्दी जल्दी जो है ना वो बताएं ना, इसमें जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक चीज तो है नहीं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर इस थ्योरी में आपने बताया कि मतलब सर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस हेलो। यस, लाउड एंड क्लियर, गो ऑन। सर इस थ्योरी में आपने बताया कि पीपल हैड टू क्रॉस अटलांटिक ओशन यूजिंग बोट्स, सिंपल एज दैट, या यूजिंग ठीक है। बोट Using boats. And how they have reached this एंड conclusion using boats? Because they have found these spear points. These specifically फेयर पॉइंट। boat shaped remains across the Americas. अमेरिकन कोस्ट के पास न्यू मैक्सिको पे जो है ना वो क्लोविस पे, क्लोविस जो है ना वो कैलिफोर्निया के जो है ना करीब एक जगह है, ठीक है, ईस्टर्न यूएसए के करीब, ठीक है जी। उन्होंने इस तरह के प्रूफ्स देखे हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब अगली थेरी भी इससे मिलती जुलती है, ओशियानिया थेरी। ओशियानिया थेरी क्या है? नाउ इफ पीपल क्रॉस द अटलांटिक, अब देखिए सिंपल जो है ना कॉमन सेंस की बात है कि अगर लोग अटलांटिक ओशन जो है ना इस तरह की जो है ना शिप्स यूज करके अटलांटिक ओशन क्रॉस कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट द पैसिफिक? वो पैसिफिक के साथ कोई जो ना हमारी जो ना वो दुश्मनी तो नहीं है ना, कि पैसिफिक को हम छोड़ दें कि जी लोगों ने अटलांटिक की जो ना क्रॉस करना था, जो ना वो पैसिफिक नहीं लोग क्रॉस कर सकते थे, राइट? सो वी नीड अ थ्योरी टू जस्टिफाई दिस हाइपोथेसिस एज वेल, दैट इफ people could cross Atlantic by using those spear shaped boats, people could have crossed and people could cross the Pacific Ocean as well, ठीक है। तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी जो है ना लोग बोट्स के थ्रू अमेरिकाज में पहुंचे। ये देख रहे हैं ना, यहां से ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां से ऑस्ट्रेलिया से लोग क्रॉस करके अमेरिकाज पहुंचे। ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड से लोग जो है वो पैसिफिक ओशन क्रॉस करके यहाँ यहाँ अमेरिकाज में सेटल हो गए। वो थेरी सिंपली उसे हम कह देते हैं ओशियानिया थेरी। इसके भी हमारे पास प्रूफ्स हैं,
क्या प्रूफ्स हैं कि क्या दरियाए नील के करीब जो लोग आबाद हुए थे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन उसे कहते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी अब दरियाए नील की तहजीब वो पुरानी से तहजीब है, ठीक है। तो अमेरिकाज, अब लोग तो आ गए, देयर वुड बी सम पीपल हु वुड बी सक्सेसफुली, हु जो कि इस काबिल हो चुके होंगे कि सक्सेसफुली वहां पे अपनी आबादकारी जो है ना वो बनाएं और एक सिविलाइजेशन जो है ना वहां पे अपनी बना लें, ठीक है। सिविलाइजेशन बोलते हैं कि इस चीज को ह्यूमन डेवलपमेंट की जो हाईएस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। उसके अंदर एजुकेशनल डेवलपमेंट भी आती हैं, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी आती हैं, पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स बोलूं ज्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा सोशल एडवांसमेंट्स भी आती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स भी आती हैं, जो है वो जो कल्चर होता है वो भी जो है ना वो थ्राइव करता है, ठीक है। जब मुस्लिम सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, मुस्लिम तहजीब की, तो हम मुस्लिम उम्मा का जो पीक टाइम था उसको देखते हैं, ठीक है। इस्लामी तहजीब में जब हर चीज अपने अरूज पर थी, ठीक है। हम देखने लगे हैं कि अमेरिकाज में 15वीं सदी ईस्वी में कौन कौन सी सिविलाइजेशंस आबाद हुई और कौन कौन सी सिविलाइजेशंस दरियाफ्त, कौन कौन सी सिविलाइजेशन अपने अरूज पे पहुंची। अच्छा जी, द वर्ड मीजो मीन्स द मिडल। जैसे मैंने मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की मैंने बात की, तो मेसोपोटामिया क्या था? द लैंड इन मिडल ऑफ टू रिवर्स। विच टू रिवर्स? रिवर टिग्रिस एंड रिवर यूफ्रेटिस, ठीक है। तो मीसोपोटामिया की जगह हम जो है ना वो स्टडी करने लगे हैं मीजो अमेरिका, ठीक है। द मीजो अमेरिका, the Mesoamerican cultures are the early advanced civilizations of Mexico and Central America. इसको हम मीजो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि it these two areas, the Mexico and Central America, it it comes between North and South America, ठीक है जी। जो अमेरिका में एडवांस सिविलाइजेशन थी ना, वो नॉर्थ अमेरिका में नहीं थी, एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन वो साउथ अमेरिका में नहीं थी, वो इन एरियाज में थी, मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स में। बात की समझ आई कि हम जो है ना वो स्टडी क्या कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग मीजो अमेरिका। ये एक्चुअली ना द पर्पस ऑफ राइटिंग सच पॉइंट्स हियर इज कि आप इनको जो है ना कोट करें। शायद ये मीजो अमेरिका आपको किसी जो है ना वो किताब में ये वर्ड यूज हुआ ना दिखाई दे, बट बात वही है। उन्होंने भी जो है ना जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस होंगी उनमें जो है ना वो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन सिविलाइजेशंस की बात की होगी, मैंने उसको मीजो अमेरिका बोल दिया, ठीक है। तो ऐसी जो अट्रैक्टिव हेडिंग्स होती है ना, दे डू अट्रैक्ट मार्क्स, ठीक है। तो अपने पेपर को इंटरेस्टिंग जो है ना बनाने के लिए कि एग्जामिनर देखे तो उसका जो है ना आपका पेपर जो है ना उसको स्ट्राइक जो ना करे, उसका जो दिल करे आपका पेपर रीड करने का कि यार मीजो अमेरिका इसने बात की हुई है, इसने क्या बात की हुई है, ठीक है। बात इनडायरेक्टली आपने भी जो है ना सेम की है जो बाकी सब ने की होगी कि जी जो है ना एंशिएंट सिविलाइजेशंस कहाँ कहाँ पे बात थी, कहाँ कहाँ पे जो है ना एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो है वो बनना स्टार्ट हुई इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक हो गया जी। हमने यहाँ पे तीन जो है वेल नाउन सिविलाइजेशंस की बात करनी है, द ओल्मेक, द माया, द अज़टेक्स। जैसे इंडस वैली के करीब हम क्या कहते हैं कि जो ना दरियाए सिंध की तहजीब, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इजिप्ट दरियाए नील के करीब जो सिविलाइजेशन आबाद हुई उसे हम क्या कहते हैं जी? वी कॉल इट द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इस तरह सेंट्रल अमेरिका में एंशिएंट सिविलाइजेशंस कौन कौन सी थी? द ओल्मेक, द माया एंड द एज़टेक्स। इससे ज्यादा होंगी, लेकिन जो अपनी पीक को पहुंची ना, जिनका दुनिया में कुछ नाम जिनको स्टिल याद किया जाता है, दे आर दीज थ्री, ठीक है। और याद रखें ये जो अभी तक हम पहली आई थिंक 2 क्लासेस में जो है ना वो करेंगे ना, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव नेचर के सवाल है, ये एमसीक्यूज पूछ सकता है, लेकिन स्टिल हम इन्हें कवर करेंगे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ लेता है तो हमें अटेम्प्ट करना है। हमारा जो मेन काम स्टार्ट होगा ना वो रेवोल्यूशनरी वॉरफेयर से स्टार्ट होगा, जिसको जो ना बोलते हैं ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सिविलाइजेशन हम देख ली जो ना, इंग्लिश आ गए, इंग्लिश ने कॉलोनाइज कर लिया, फिर अब अमेरिका इंडिपेंडेंट होने लगा, वहां से हमारा सब्जेक्टिव नेचर का काम स्टार्ट होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इनके आपको बड़े भी लंबे चौड़े डिटेल्ड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इनको बेशक जितना क्लास में किया है वहीं से आप कवर कर लें, ठीक है जी। दैट वुड बी इनफ जी। अक्सर टाइम तो हो गया, लेकिन अब टाइम हमारे पास 10 मिनट ही है, तो हम इसको अभी जस्ट लेट मी चेक फ्रॉम माय विंडो, टाइम तो भी है,
अभी मगरिब की नमाज का टाइम तो है, तो अभी जो ना 5-6 मिनट में और जो ना करा लूँ, फिर मैं आपको उसके बाद फ्री कर दूंगा, ठीक है? फिर जो बाकी टाइम आपके पास बचेगा वो आप नमाज पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो 3 सिविलाइजेशन हमने जो है ना वो स्टडी करनी है, द ओलमेक, द माया एंड द एज़टेक्स, ठीक है जी? ये देखें जी, मैंने बात की मीजो अमेरिका की, यहाँ पे ये 3 सिविलाइजेशन, ये है जी एज़टेक्स, ये है ओलमेक और ये है जी माया, यहाँ पे करके, ठीक है जी? ये ऊपर हमारा प्रेजेंट डे नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे हमारा प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका है, ये क्या है जी? सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा और मैक्सिको, ठीक है? मैक्सिको को सेपरेट इसलिए बोल रहा हूं कि मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का पार्ट कंसिडर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, तो ओलमेक, अब ओलमेक का जो डायसेक्शन हम करने लगे हैं, ओलमेक का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं जी। ओलमेक कौन लोग थे, क्या क्या इन्होंने एडवांसमेंट्स की, कहाँ कहाँ ये लोग जो है ना गए। द फर्स्ट greatest civilization of Mesoamerica. When I say Mesoamerica, what do I mean? Ji, Rimsha, what do I mean when I say the greatest empire, the greatest civilization of Mesoamerica? What is meant by Mesoamerica? The time period of mid 15th century. No. Mesoamerica means the land between the South America and the Central America. Specifically the lands of Mexico and Central America. मीसोपोटामिया कहा था ना, मीसोपोटामिया का मतलब था दरियाई दजला और दरियाई फरात के दरमियान वाला लैंड बिटवीन टू रिवर्स। मीसो का मतलब होता है जो दरमियाना, अमेरिका अमेरिका के, द अमेरिका विच इज इन द मिडल ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, वो सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स ही आती हैं। ये देखिए ना आप लोग, आई डोंट नो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। ये वाली, ये जो स्टेट्स हैं, ये निकारागुआ, ये जो है ना वो प्यूर्टो रिको, ये जो है ना वो ग्वाटेमाला, जो है ना वो, उसने यहाँ पे मैक्सिको को भी कंसिडर किया हुआ है, होंडुरास, ठीक है, कोस्टा रिका, पनामा, ये सारी सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स हैं। वैसे अगर कॉन्टिनेंट वाइज इनको देखें तो दे आर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, राइट? तो मीसो अमेरिका की जब मैं बात करता हूं तो मैं इस सारे हिस्से की बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग मैक्सिको, ठीक? क्लियर? Is the land between South America and Central America? यस, ये देखिए ना, पीछे जो ना बात की तो थी, जो ना मीसो मीन्स, द वर्ड मीसो मीन्स मिडल, एंड मीसो अमेरिकन कल्चर्स आर द अर्लीस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। तो मीसो अमेरिका का मतलब क्या है? द लैंड्स ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है जी? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। द फर्स्ट ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ मीसो अमेरिका इज ओलमेक। Their names come from what other Aztecs refer to them, the rubber people. जो एस्टेक एम्पायर के लोग थे ना, they call them the rubber people, और एस्टेक्स की जुबान में the rubber people को हम कहते हैं जी ओलमेक, वहीं से हमने इनका नाम रख लिया है जी ओलमेक एम्पायर। अभी एक एम्पायर के लोग दूसरी एम्पायर को जो ना they used to call them the rubber people और the Olmecs, वहीं से इनका नाम स्टार्ट हो गया। The Olmec did in fact grow rubber trees and harvest rubber। अब रबर पीपल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रबर के ट्रीज जो है ना उगाते थे और रबर की काश्त करते थे। One of the uses of harvest was to make a rubber ball for a ritualistic game। उस रबर से ना इन ओलमेक एम्पायर की एक जो है ना गेम होती थी, इनका एक प्रॉपर जो है ना वो चैंपियनशिप होती थी जिसके अंदर रबर के बॉल्स यूज होते थे। तो वो रबर हार्वेस्ट करके पहले क्या करते थे जो है ना, दे ग्रो रबर, फिर वो रबर हार्वेस्ट करके दे यूज टू मेक दैट बॉल फॉर देयर ओलंपिक, ठीक है जी? तो वहां से इनका नाम मशहूर हो गया द रबर पीपल, ठीक है जी? और टाइम आपके पास 4 मिनट्स हैं। हियर आई कंक्लूड दिस सेशन। तो अगले सेशन में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड ट्राई टू बी द बेस्ट सन, बेस्ट डॉटर्स ऑफ योर पेरेंट्स। खुदा आपका हामी और नासिर हो जी। गुड बाय।